औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल वेट डॉक्टर टॉक्स, और जिसमें आपको पता है हम जानवरों में पाई जाने वाली बीमारियों के बारे में बातचीत करते हैं। आज हम जिस बीमारी के बारे में बातचीत करेंगे वो फार्मर के लिए बहुत ही अहम बीमारी होती है, क्योंकि जब भी वो बीमारी किसी फार्म पे आती है या किसी भी फार्मर के पास जो जानवरों में आती है तो वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा के जाती है, जिसकी वजह से दूध की पैदावार में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो आ जाता है। आप कह लें दूध की पैदावार काफ़ी कम हो जाती है। तो आज हम उस बीमारी के बारे में बातचीत करेंगे। मैं अक्सर उन बीमारियों के बारे में बातचीत करता हूं जो फार्मर को अक्सर फेस करनी पड़ती है, जिनका सामना करना पड़ता है और वो उनके लिए काफ़ी कह लें नुकसानदेह होती हैं। तो इसलिए अगर हम ये बीमारी समझ जाएंगे तो हम बहुत सारी कह लेंगे जो दूध की पैदावार में कमी हो जाती है उससे भी बच सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको इसका इलाज भी बताऊंगा और इससे बचने के तरीक़ेकार भी बताऊंगा किस तरीके से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो आज हम जिस बीमारी के बारे में बातचीत करेंगे उसको हम कहते हैं फुट एंड माउथ डिजीज़। इसको हम FMD और इसके अलावा मुंह खुर की बीमारी भी कहते हैं। अब जैसे मैंने मुंह खुर की बीमारी की बात की है तो फ़ौरन फार्मर को पता चल गया होगा कि आज हम किस बीमारी के बारे में बातचीत करेंगे, और उनके माइंड में भी आ गया होगा कि ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जिसके बारे में उन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे फार्मर जो है उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा हासिल हो सके और इस बीमारी को वो डायग्नोज कर सकें, तशखीस कर सकें, और इसका बाद में इससे हम कह सकते हैं बच सकते हैं और इसका इलाज कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फुट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में, FMD के बारे में, मुंह खुर की बीमारी के बारे में। अब जो FMD है जिसको हम मुंह खुर की बीमारी भी कहते हैं, इसके अलावा इसके बहुत सारे दूसरे नाम भी हैं जिसको हम कहते हैं एफ्थस फीवर। ठीक है, एफ्थस फीवर भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम एपिजोटिक एफ्थी भी कहते हैं, और तीसरे नंबर इसको हम फास्ट मूविंग डिजीज़ भी कहते हैं। फास्ट मूविंग डिजीज़ से मुराद ये है कि ये बहुत ही जल्दी से फैलने वाली बीमारी है। मतलब ये है कि फार्मर के ऊपर या फार्म के ऊपर हम कह सकते हैं एक जानवर में अगर ये बीमारी आ जाती है तो बहुत ही जल्दी ये दूसरे कैलेक एनिमल के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि ये कंटेजियस डिजीज़ है। कंटेजियस डिजीज़ मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था, एक ऐसी बीमारी को कहते हैं जो कि छूने के ज़रिए फैलती है। इसको हम क्या कहते हैं, कंटेजियस डिजीज़ भी कहते हैं। अब ये किन जानवरों के अंदर होती है, क्योंकि ये हर एक जानवर के अंदर नहीं पाई जाती, बल्कि ये कुछ मखसूस कैले के जानवर होते हैं जिनके अंदर पाई जाती है, और उनको कहते हैं क्लोवन फुटेड एनिमल। क्लोवन फुटेड से मुराद ये है कि ऐसे जानदार जिनके पाँव के दो हिस्से हों, मतलब दो हिस्सों में पाँव जो है, जो खुर है, उनको तकसीम किया जाए। जैसा कि अगर आप बात करें, आप बात कर सकते हैं शीप, गोट, कह लें गाय, भैंस, बकरी, भेड़। ठीक है, इनके क्या होते हैं, पाँव के नीचे दो खुर, कह लें कि दो हिस्सों में इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं पाँव को, इनको कहते हैं क्लोवन फुटेड एनिमल। जिस तरह अगर हम बात करें हॉर्स की, घोड़े की बात करें, तो घोड़े में क्या होता है, सिर्फ पाँव का एक ही हिस्सा होता है। इसका मतलब ये है कि वो क्लोवन फुटेड में नहीं आता और उसमें ये बीमारी नहीं पाई जाती। तो ऐसे जानदार जिनके पाँव क्लोवन फुटेड होते हैं, यानी उनके जो खुर हैं वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं क्लोवन फुटेड एनिमल, और उनके अंदर ये बीमारी पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस बीमारी में होता क्या है। तो इस बीमारी में होता ये है कि जो स्किन है, स्किन के ऊपर छोटे छोटे से आप कह लें छाले से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जो छाले बनते हैं इनके अंदर पानी सा होता है, जब से ही वो पानी कह लें वो छाला जो बस्ट होता है, ठीक है, वो छोटी छोटी सी जो कह लेंगे जो छाले स्किन के ऊपर बनते हैं वो जैसे बस्ट होते हैं उनमें से पानी निकलता है, और जो पानी है अगर कोई जानवर, दूसरा जानवर उसको छू लेता है या किसी भी जरिए उसकी बॉडी तक उसकी रसाई हो जाती है तो उसमें ये बीमारी ट्रांसफ़र हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और छूने के ज़रिए ये एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल जाती है, और इसी वजह से उसको हम फास्ट मूविंग डिजीज़ भी कहते हैं। अब ये जो छाले से बनते हैं ये बॉडी के ऊपर किन किन लोकेशन पे, किन किन जगह पे होते हैं, तो ये हम कह सकते हैं ये जो छाले हैं, एक तो जानवर का जो मुंह होता है उसके अंदर, जिस तरह हम कह लें मसूड़े हैं, मसूड़े के ऊपर भी छोटे छोटे से जख्म से छाले से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जानवर की अगर ज़ुबान चेक करें तो ज़ुबान के ऊपर भी छाले से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसके अलावा जो हवाना होता है, हवाने के इर्द गिर्द जो थन आप कह लें उसके इर्द गिर्द भी छोटे छोटे से छाले से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम बात की जाए तो जानवर के
जो खुर होते हैं, जो पाँव होते हैं, पाँव के दरमियान में, जो उंगलियों के दरमियान में जगह होती है, उसके ऊपर भी छोटे छोटे छाले से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक बहुत ही अहम अलामत है कि जानवर को मुंह खुर की बीमारी हो चुकी है। इसके अलावा जो जब भी चलता है तो वो लंगड़ा के चलता है और ये भी एक बहुत ही बड़ी अलामत है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो FMD है, ये फुट एंड माउथ डिजीज़ है, ये किस वजह से होती है? क्योंकि कुछ बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से होती है, कुछ वायरस की वजह से होती हैं। तो आज जो हमारी जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जो डिस्कशन डिजीज़ है जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, वो एक वायरल डिजीज़ है, यानी कि वायरस की वजह से फैलती है। अब इस वायरस का नाम क्या है? इस वायरस का नाम है एप्थस वायरस। ठीक है, एप्थस वायरस है और इसकी 7 स्ट्रेन हैं जो कि बहुत अहम हैं। अब कौन कौन सी 7 स्ट्रेन है और पाकिस्तान में कौन कौन सी पाई जाती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले AOC 3 होगी, उसके बाद SAT1, SAT2, SAT3। अब जो SAT है ये क्या है? साउथ अफ्रीका टेरिटरी, यानी कि साउथ अफ्रीका के इलाके में ये पाई जाने वाली डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं साउथ अफ्रीकन टेरिटरी। उसके अलावा एशिया 1। अब एशिया 1 जैसे नाम लिया आपको पता चल गया होगा कि वायरस की ये जो सीरोटाइप है ये एशिया के इलाके में, पाकिस्तान, इंडिया कह लें, चाइना कह लें, इन इलाकों में इस वायरस की वजह से FMD मुंह खुर की बीमारी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो वायरस, इसकी मोर देन 60 तक स्पीशीज़ पाई जाती हैं, इसकी सीरोटाइप पाई जाती हैं और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कोई जानवर अगर एक सीरोटाइप की वजह से बीमार हो जाता है, अगर उसकी हम वैक्सीन करवाते हैं तो ये नहीं है कि वो दूसरी सीरोटाइप के लिए भी क्या हो गया, वैक्सीनेटेड हो चुका है। वैक्सीनेटेड के साथ साथ हम कह लें इम्यूनिटी उसने इख्तियार कर ली, ऐसी बात नहीं है। बल्कि अगर एक सीरोटाइप के खिलाफ हमने वैक्सीन इस्तेमाल की है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही इम्यूनिटी उसने हासिल की है, क़ुव्वत मुदाफ़त हासिल की है, दूसरों के लिए नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि दूसरों के लिए अगर हमने क़ुव्वत मुदाफ़त हासिल करनी है तो उसके लिए हमें अलहदा से दोबारा से क्या लगवानी पड़ेगी? वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कौन कौन से जानवर मैंने पहले बता दिए हैं। कैटल है, बफ है, शीप है, गोट है, यानी गायें, भैंस, बकरी वगैरह। इसके अलावा जो जंगली जानवर हैं उनके अंदर अगर हम डियर की बात करें, हिरन की बात करें, इसके अलावा जिराफ यानी ज़राफ़े की बात करें, उसके अंदर भी ये पाई जाती है। इसके अलावा वाइल्ड बेंसन यानी कि जंगली जो सांड होता है उसके अंदर भी ये पाई जाती है। हॉर्स के अंदर ये नहीं पाई जाती, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक इफेक्ट कि जब भी यह बीमारी किसी जानवर के अंदर आती है, फार्म के ऊपर आती है, तो उसका उस पर क्या असर होता है। तो इकोनॉमिक इफेक्ट यानी कि माशी लिहाज से उस पर क्या असर होता है। सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट लॉस। मतलब जैसे ये बीमारी आती है किसी जानवर के अंदर तो फार्मर को डायरेक्ट लॉस क्या होता है? डायरेक्ट लॉस से मुराद ये है कि बिल्कुल ही उसकी दूध की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये एक किस्म का क्या है? डायरेक्ट लॉस है। बहुत ही बड़ा नुकसान है, अचानक से बीमारी आती है और उसकी दूध की पैदावार कम होना शुरू हो जाती है, एक डायरेक्ट लॉस है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉस ऑफ एनिमल। अगर जानवर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए और जिसकी वजह से हम एनिमल जो है उससे हाथ धो बैठते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये 2 डायरेक्ट लॉस हैं जो कि हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडायरेक्ट लॉस कौन से हैं। तो इनडायरेक्ट लॉस में आता है ये है कि जिस फार्म पे कह लें ये बीमारी आ जाती है तो उसका जो हम कह सकते हैं उसका कारोबार पे बड़ा इफेक्ट आता है। क्योंकि जब फार्मर या दूसरे फार्मर को जिन्होंने जानवर खरीदने होते हैं एक दूसरे से, उनको पता चल जाए कि फ़लाँ फार्म पे ये डिजीज़ आ गई है तो उस फार्म से जानवर ख़रीदना बहुत ही कह लें उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको पता चल चुका होता है कि इस फार्म पे क्या है, डिजीज़ आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉस ऑफ ट्रेड, यानी कि कारोबार में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। उसके बाद कंज्यूमर फियर। अब किसी भी कह लें कि कसाई जो है वो भी फार्म से जानवर ख़रीदता है ताकि वो गोश्त जो सेल आउट कर सके, गोश्त को बेच सके। लेकिन जैसे उसको पता चलता है कि इस फार्म के ऊपर मुंह खुर की बीमारी आ चुकी है तो वो उससे फार्म से जानवर ख़रीदना बहुत ही गले नामुनासिब समझता है। डर लगता है कि अगर मैंने ये जो जानवर है ख़रीदा और दूसरे लोगों को बेचा तो उनमें ये बीमारी आने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी ज़ूनोटिक है थोड़ी बहुत। ये हम कह सकते हैं कि इंसानों में भी ये फैलती है। उसके बाद आते हैं ट्रांसमिशन की तरफ, किस तरीके से ये बीमारी फैलती है। तो पहले मैंने आपको बता दिया है कि ये बीमारी एक कंटेजियस बीमारी है, यानी कि छूने के ज़रिए फैलती है। अब जैसे ही किसी जानवर के अंदर ये बीमारी आ जाती है, बीमारी की अलामात ज़ाहिर होती हैं, वायरस की जब इसकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो उसकी बॉडी की जितनी भी सिक्रीशन और एक्सक्रीशन है, सिक्रीशन से मराद जिस तरह बॉडी से मुँह से उसके पानी निकलना,
ये किस्म की क्या सिक्रीशन है। इसके अलावा उसका पेशाब का आना, उसका पखाने का आना, ब्लड का बाहर निकलना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सिक्रीशन है, एक्सक्रीशन है। अब हर इस पानी के अंदर जो बॉडी से वो खारिज हो रहा है उसके अंदर क्या पाया जाएगा, ये वायरस पाया जाएगा। तो हर कह लें कि जो भी पानी है इसका ताल्लुक किसी से, मतलब किसी के साथ ये कांटेक्ट में आ जाए तो उसमें ये बीमारी हो सकती है। मतलब ये है कि अगर एक जानवर जिसको एफएमडी हो चुकी है वो किसी भी बर्तन में, किसी भी खुरली में कह ले पानी पी लेता है, तो उसके मुंह से जो पानी निकलेगा वो खुरली के पानी में मिक्स हो जाएगा और उसमें वायरस चले जाएंगे। अब अगर एक सेहतमंद जानवर आता है और उसी बर्तन में या उसी खुरली के अंदर पानी पीता है जिसमें पहले वो बीमार जानवर पी चुका था, तो उसके अंदर वायरस आ चुका था पानी के अंदर। अब वो सेहतमंद जानवर जब पानी पिएगा तो उसकी बॉडी के अंदर पानी चला जाएगा, जिसके साथ साथ वायरस भी चला जाएगा, और जैसे वायरस जाएगा वो हमारे उसमें भी फैल जाएगी और उसके अंदर भी उसी तरीके की अलामत आना शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं बहुत ही खतरनाक बीमारी है, छूने के जरिए और बहुत ही तेज़ी से फैलने वाली ये बीमारी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर किसी जानवर की बॉडी को अगर ज़ख़म लग जाता है तो ज़ख़म के अंदर भी वो पानी चला जाता है, या उसके मुंह से जो पानी निकला होता है वो उस ज़ख़म के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से भी वायरस की बॉडी के अंदर दाखिल हो सकता है। इसके अलावा सांस लेने के ज़रिए भी हम कह सकते हैं ये जा सकती है। जैसे हम सांस लेते हैं उसके अंदर आपको पता है थोड़ी सी मकदार में भाप सी निकलती है, थोड़ी मकदार में पानी सा निकलता है, उसके ज़रिए भी ये ट्रांसफ़र हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सिर्फ एक जानवर से दूसरे जानवरों में, बल्कि बहुत सारे वेटनेरियन, बहुत सारे डॉक्टर कह लें, असिस्टेंट कह लें, जो जानवरों के साथ जिनका ताल्लुक है ट्रीटमेंट करते हैं, तो ज़ाहिर बात जब वो ट्रीटमेंट करते हैं तो उनकी बॉडी के साथ भी जानवर की जो बॉडी है वो टच होती है और उनको उसका सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर उनकी बॉडी के ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर वो वायरस कह लें लग जाता है, उनके बूट्स के ऊपर, क्योंकि जब फार्मर कह लें फार्म के ऊपर डॉक्टर जाता है तो उसने बूट्स वगैरह एक यूनिफॉर्म सी डांगरी सी पहनी हुई होती है, अगर उसके ऊपर भी वायरस लग जाए तो वो वायरस क्या करेगा, आगे बीमारी फैलाने का सबब बन सकता है। उसका हम बात करते हैं साइन की कौन कौन सी अलामत है जो कि एक एफएमडी के अंदर नज़र आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके इनक्यूबेशन जो पीरियड है वो क्या है, वो 14 डेज़ है। इनक्यूबेशन पीरियड से मुराद ये होता है कि वो पहला दिन जब बॉडी के अंदर वायरस दाखिल होता है उस दिन से लेकर जब तक बीमारी ज़ाहिर होना शुरू नहीं होती, इसको हम क्या कहते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मतलब फ़र्ज़ कर लें आज बॉडी के अंदर वायरस दाखिल हुआ है तो जानवर अचानक से बीमार होना नहीं शुरू होगा, बल्कि वो आस्ता आस्ता बीमार होगा, ठीक है, और 14 दिन तक उसको इतना कोई भी बीमारी ज़ाहिर नहीं होगी। लेकिन 14वां दिन जब गुजरेगा तो उसके ऊपर अलामात आने शुरू हो जाएंगी। यानी कि इनक्यूबेशन पीरियड से मुराद एक ऐसा अरसा जब जानवर की बॉडी के अंदर जरासीम दाखिल हो, उस वक्त से लेके जब तक बॉडी के अंदर फर्स्ट अलामत, फर्स्ट जो साइन है वो ज़ाहिर ना हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इस केस में कितना इनक्यूबेशन पीरियड है, 1 से 14 यानी 1 से 14 दिन का इनक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, इसमें फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, वेजिकल्स मैंने बताया छाले बन जाते हैं स्किन के ऊपर, मुंह के अंदर, ज़ुबान के ऊपर, इसके अलावा हवाने के ऊपर, पाँव के अंदर, उंगलियों के दरमियान में हवाने के ऊपर ये क्या बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं। अगर जानवर गब्बन था, उसकी प्रेगनेंसी हो चुकी थी, तो उसमें क्या हो जाएगा, अबॉर्शन के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें लेमनेस की, क्योंकि पाँव के अंदर छाले बन चुके हैं तो जानवर जो है वो मूव करने में कतराएगा, और जैसे कतराएगा उसके पाँव के नीचे छाले जो है उसको पेन फील होगी, इस वजह से वो लंगड़ा के चलेगा। सेलिवेशन से मुराद ये उसके मुंह से बहुत ज़्यादा मकदार में पानी आना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मकदार में थूक आएगा, ठीक है, जो जाग सी आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद रिलेक्टेंट टू मूव मैंने बता दिया है कि वो मूव करते हुए हिचकिचाएगा क्योंकि पाँव के नीचे छाले बन चुके हैं। नेजल सेक्रीशन, नाक से भी बहुत ज़्यादा मकदार में क्या आना शुरू हो जाएगा, पानी आना शुरू हो जाएगा। स्लफिंग ऑफ फू, और जो खुर है वो नीचे से गलना सड़ना स्टार्ट कर देंगे। डिस्चार्ज मिल्क, और ये जो सारी चीज़ें जो वायरस है अगर किसी जानवर में बीमारी हो जाती है तो उसके दूध के अंदर, उसके ब्लड के अंदर, उसके मुंह से निकलने वाले पानी के अंदर, उसके पेशाब के अंदर, उसके पखाने के अंदर वायरस आना शुरू हो जाता है। और कोई भी अगर उनसे कांटेक्ट कर ले, कोई भी उनसे साथ ताल्लुक़ रख ले, हम कह सकते हैं कोई भी उसके साथ छू ले उन चीज़ों को,
तो उसको में ये ट्रांसफ़र हो सकता है। उसका हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, किस डिजीज़ को किस तरीके से हम इसको तशखीस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, साइंस के ऊपर, अलामात के ऊपर इस बीमारी को तशखीस करेंगे कि हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी अलामात पाई जाती हैं। अगर इनमें से कोई अलामात उसमें नज़र आती है तो हम कह सकते हैं उसको मुंह खर की बीमारी हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, खुर जो है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि वो गलना सड़ना शुरू हो चुके होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें टाइगर हार्ट। टाइगर हार्ट से मुराद ये है कि ऐसा जानवर जो कि एफएमडी से मुंह खुर से मर चुका है, और अगर हम उसका पोस्टमार्टम करें तो उसके दिल को अगर ओपन करके देखें तो उसके अंदर जगह जगह पे लाइनें ऐसी बनी होंगी, बिल्कुल लाइनें ऐसी बनी होंगी जिस तरह से एक जो टाइगर होता है, जो चीता होता है, उसकी बॉडी के ऊपर छोटी छोटी सी कैले लाइनें सी लगी हुई होती हैं, जिसको हम ज़ेब्रा स्ट्रिप भी कह सकते हैं। ज़ेब्रा की तरह की लाइनें सी होंगी, बिल्कुल इसी तरीके से उस जानवर का जो हार्ट है उसके ऊपर लाइनें सी बनना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइगर हार्ट कहते हैं। ये भी एक बहुत ही बड़ी अलामत है आफ्टर डेथ के जानवर को एफएमडी मुंह खुर की बीमारी हो चुकी थी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, लैब टेस्ट भी कर सकते हैं, एलाइजा भी कर सकते हैं और पीसीआर भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे जो अहम चीज़ है जो कि इसका ट्रीटमेंट है। तो एक जो वायरस डिजीज़ होती है, वायरस की वजह से फैलने वाली बीमारी का इलाज नहीं होता है। उसका इलाज सिर्फ ये है कि हम उसकी पहले से वैक्सीन करवा लें, तब वो बचत हो सकती है, वरना उसका इलाज नहीं है। अब जब इसका इलाज नहीं है तो फिर हम क्या करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सपोर्टिव थेरेपी करनी पड़ती है। मतलब ये है कि जानवर कमज़ोर हो रहा है, उसका इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होता जा रहा है, तो हमें चाहिए कि हम ऐसी चीज़ें, ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करें जिसकी वजह से उसका जो इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो स्ट्रॉन्ग होता रहे और आस्ता आस्ता वो ठीक हो जाए, वायरस का मुकाबला कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें इसको पहले नंबर पे तो वैक्सीन करवानी चाहिए। दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं अगर जानवर बीमार हो चुका है तो उसकी फ्लूइड थेरेपी करनी चाहिए। उसको हम कह सकते हैं डेक्सट्रोज वगैरह हम कह सकते हैं 5% के लिहाज से 500 ml से 1000 ml बड़े जानवर को लगा देना चाहिए, इंट्रावीनस यानी कि ब्लड के अंदर लगाना चाहिए। दूसरे नंबर हम कह सकते हैं इसको सपोर्टिव थेरेपी करनी चाहिए। कोई भी विटामिन बी कम्प्लेक्स के नाम से हम कह सकते हैं कि 15 ml इसको इंट्रामस्कुलर यानी कि ज़ेरे जिल्द कह सकते हैं, या मसल के अंदर उजलात के अंदर इसको लगाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हम कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो कि ज़ख़म के ऊपर इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि पिंक स्प्रे भी है, इसके अलावा पायोडीन भी है। जो पायोडीन वगैरह है, जो पिंक स्प्रे है, इसको हमें क्या करना चाहिए, ज़ख़म के ऊपर स्प्रे करना चाहिए, जिसकी वजह से आसा आसा ज़ख़म जो है वो भरना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम मुँह की बात करें, क्योंकि मुंह के ऊपर अंदर छाले बन जाते हैं, जिस तरह इंसानों के अंदर भी मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, मुंह पक जाता है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, उस सूरत में हम या तो गरारे करते हैं पायोडीन से, हम कह लें लिस्ट्रीन से हम कह सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, मुंह के अंदर ग्लिसरीन डालते हैं, क्योंकि जैसे हम ग्लिसरीन डालते हैं जो मुंह जो है वो अकड़ चुका होता है, अंदर से वो नरम होना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा सेलिवेशन होती है, और जितनी भी सेलिवेशन है उसके ज़रिए जो वायरस आसा आसा बॉडी से बाहर खारिज होना शुरू हो जाता है, और जो माउथ है उसकी जो स्किन है, अंदर से जो जिल्द है वो बड़ी ही नरम सी हो जाती है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आस्ता आस्ता हम उनको सपोर्टिव थेरेपी करते हैं, उसका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब बुखार है तो उसके लिए हम बुखार के लिए मेडिसिन लगा देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, उसको कोई ना कोई हम कह सकते हैं डिवर्मर कह सकते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं, इसके लिए हमें करनी चाहिए। उसके अलावा हम प्रिवेंटिव मेयर की तरफ आएँ तो प्रिवेंटिव मेयर में ये होता है कि जब भी हम जानवर मंडी से ख़रीद कर लाएँ तो हमें फ़ौरन उसको बाकी जानवरों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। पहले हमें 15 दिन के लिए ऑलमोस्ट हम कह लें कि उसको फार्म के अलहदा हिस्से में रखना चाहिए, ताकि वो दूसरे जानवरों के साथ मिक्स ना हो सके, क्योंकि अगर उसको एफएमडी की बीमारी हुई तो वो 15 दिनों में ज़ाहिर हो जाएगी और फिर हमें पता चल जाएगा इसको दूसरे फार्म के एनिमल में शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे ही आपने एनिमल को जानवर ख़रीदा है मंडी से, क्योंकि मंडी के अंदर ये बहुत ही अक्सर बीमारी पाई जाती है जानवरों के अंदर, क्योंकि मंडी में बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और बीमारी एक दूसरे से लग जाती है। तो जैसे आप फार्मर जो है वो फार्म पे मंडी से एनिमल जानवर ख़रीद के लाएंगे तो उनको चाहिए उसको क्वारंटाइन में रखे, यानी कि उसको फार्म के एक अलहदा हिस्से में रखे, 14 दिन के लिए वहाँ रखे। अगर बीमारी ज़ाहिर नहीं होती तो फिर उसके बाद उसकी अच्छे तरीके से वैक्सीन करवाने के बाद, उसके पाँव वगैरह चेक करने के बाद, हवाना चेक करने के बाद उसको फार्म के दूसरे एनिमल में मिक्स कर
देना चाहिए। तो ये था इसका प्रिवेंटिव में, ये ट्रीटमेंट आपको बता दिया है, जो कि क्या था, एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है और इसको हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी कहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो बीमारी, जो कि बहुत अहम बीमारी है फार्मर के लिए, आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको समझ आ गई है और आप ये समझते हैं कि दूसरे फार्मर को भी इस बीमारी के बारे में पता चलना चाहिए, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो, जो कि बहुत ही अहम बीमारी के बारे में होती है, आपको पता चल सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।